बूढ़ा इंसान अपने शक्ति पंखों के माध्यम से उड़ता हुआ पहुंचे तो कुछ सैनिकों ने उनका रास्ता रोका। जब ध्रुव ने उनसे मुकाबले के बारे में जिक्र किया तो एक बूढ़ा इंसान अपने शक्ति पंखों के माध्यम से उड़ता हुआ उनके सामने आया। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मुकाबले के दौरान मंच पर खड़े बुजुर्ग द्रोण थे। जब विद्युत और ध्रुव ने देखा कि बुजुर्ग द्रोण उनके सामने आ गए हैं तो उन सभी ने एक साथ सर झुकाकर उनका सम्मान किया और ये देखकर बुजुर्ग द्रोण खुश हो गए और बोले, ये जंगल रहस्यमयी और दिव्य जानवरों से भरा हुआ है। तुम बच्चों का अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। इस पर विद्युत बोला, रहस्यमयी और खतरनाक जगहों पर ही तो हमें मुकाबले को जीतने के लिए सही जानवर मिलेगा बुजुर्ग द्रोण। जब बुजुर्ग द्रोण ने विद्युत की ये बात सुनी तो वो तिरस्कार भरी नजरों से विद्युत को देखने लगे और कहा, सामर्थ्य से ज्यादा ऊंची भरी गई उड़ान मौत की वजह बन जाती है लड़के। बुजुर्ग द्रोण की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराने लगा और बोला, ये आकाश मेरी उड़ान को नहीं रोक सकता बुजुर्ग द्रोण। मैं विद्युत हूँ। जब निकलूंगा तो हवा, पानी, धरती, आकाश भले ही सब मेरे रास्ते में खड़े हों, मैं सबको चीर कर रख दूंगा। आपसे बेहतर कौन जान सकता है ये बात। यह कहकर विद्युत मुस्कुराने लगा। जब बुजुर्ग द्रोण ने ये सुना तो एक पल के लिए उन्हें शक्ति महल में हुए विद्युत के धमाकेदार प्रदर्शन की झलक याद आ गई और वो गुस्से से विद्युत को देखने लगे। जब ध्रुव और उसके साथियों ने ये देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उनमें से ही एक लड़की आगे आकर बोली, आचार्य द्रोण, मैं ईरा आपका अभिवादन करती हूँ। कृपया आप हमें जाने दें। जब ईरा ने ये कहा तो उसकी आंखें चमकने लगी जो हरे रंग की थी। उसने जब इन नजरों से सभी सैनिकों और अपने साथियों सहित विद्युत को देखा तो वो सभी एक पल के लिए शांत हो गए। तब ईरा ने कहा, बुजुर्ग द्रोण, क्या अब हम जा सकते हैं? और वो मुस्कुराने लगी। इस पर बुजुर्ग द्रोण ने कहा, हाँ, आप सभी जा सकते हैं। ये कहते ही बुजुर्ग द्रोण को लगा कि अचानक उन्हें क्या हो गया था। जब वो होश में आए तो उन्हें पछतावा हुआ, पर अब उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी थी और सभी लोग जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाने लगे। जब विद्युत और ध्रुव अंदर जा रहे थे तो उन्हें जंगल में कुछ और ग्रुप मिले। ये ग्रुप तेजस और अधीरा के ग्रुप थे। कुछ दूर चलने के बाद ध्रुव को एक पानी का झरना नजर आया। ध्रुव ने कहा, चलो, ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ जानवर पानी पीने आएंगे और हम उन पर काबू पा सकेंगे। तभी ध्रुव ने विद्युत को देखते हुए कहा, विद्युत, क्या तुम हमारे ग्रुप के साथ रहोगे? जब विद्युत ने ये सुना तो मुड़कर पहले ईरा को देखा और फिर ध्रुव की ओर देखकर बोला, नहीं दोस्त, मैं इस पहाड़ी के ऊपर ट्रेनिंग करूंगा। जब सभी ने उस पहाड़ी की चोटी की ओर देखा तो वे हैरान हो गए और बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? वहाँ सबसे ज्यादा बिजली गिरती है और तुम वहाँ पर आसानी से घायल हो जाओगे। तभी एक और लड़का बोला, मैंने तो ये सुना है कि वहाँ उस पहाड़ी के पास एक गुफा में दिव्य जानवर का इलाका है जो रहस्यमयी है और वो अक्सर किसी जानवर से लड़ता रहता है जिसके कारण ये बिजली के धमाके होते हैं और दूसरे दिव्य जानवर के बारे में भी कोई नहीं जानता। ये दोनों जानवर बहुत खतरनाक हैं और दुर्लभ हैं। कोई नहीं जानता उनकी शक्तियों को क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जा सके। लेकिन तभी एक मीठी सी आवाज वहाँ पर आई, पर विद्युत उनसे अलग है। इसके पास विद्युत की शक्ति है, मतलब बिजली की शक्ति। ये विद्युत को काबू कर सकता है, इसलिए वो जानवर इसको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। ये आवाज ईरा की थी। ईरा शक्तियों को परखने में माहिर थी। उसे पता चल चुका था कि विद्युत कोई साधारण लड़का नहीं है। उसकी हरी आंखें और हरा सूट उसे और योद्धाओं से अलग बनाती है। जब विद्युत ने ये सुना तो वो बोला, मेरी छोड़ो, मैं अकेली ही ट्रेनिंग करता हूँ। लेकिन तुम सबको अगर किसी भी खतरे का आभास हो या लगे कि तुम भटक गए हो तो इस पटाखे को आकाश की तरफ करके फायर कर देना, जिससे एक रोशनी आसमान में चमकेगी और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। ये कहकर विद्युत ने 5 पटाखे ध्रुव के ग्रुप को दे दिए और कहा, दोपहर बीत चुके हैं और मुझे रात्रि से पहले पहाड़ी पर पहुंचना होगा, नहीं तो मेरा एक और दिन खराब हो जाएगा। ये कहकर विद्युत ने एक छलांग लगाई और तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद विद्युत ने देखा कि आसमान में लाल रोशनी होने लगी थी और संध्या का समय हो चुका था। इसलिए विद्युत फिर से तेज रफ्तार में आगे बढ़ने ही जा रहा था कि तभी विद्युत ने देखा कि एक उड़ने वाला ड्रैगन जो पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ था, एक सांप से लड़ रहा था जिसके 3 फन थे। एक तरफ आग और एक तरफ बिजली। 2 प्राकृतिक शक्तियां आपस में टकरा रही थी।
विद्युत ने देखा उस ड्रैगन के शरीर पर गोल्डन क्रिस्टल लगे हुए थे, जिनमें अम्मी कहाँ जा फैक्ट्री वाले भैया से वो स्कैनर भेज दो, पैसा कर दे। स्कैनर भैया से कैश ले लूँ। से आग की लपटें निकल रही थीं और वो लगातार अपने हमले उस सांप पर किए जा रहा था। तभी एक खतरनाक आवाज वहां गूंजी और एक शक्ति की लहर निकली। ये लहर इतनी खतरनाक थी कि अगर विद्युत उससे टकरा जाता तो बुरी तरह घायल हो जाता। तभी एक शक्ति के कवच ने विद्युत को चारों तरफ से घेर लिया और एक बूढ़े इंसान के हंसने की आवाज सुनाई दी और आचार्य थामा बोले, क्या हुआ विद्युत, तुम्हें डर लग रहा है? डरना भी चाहिए। तुम्हारे सामने खड़े जानवर दिव्य हैं, जो 6 स्तर पर हैं। ये एक फायर ड्रैगन है जो ज्वालामुखी में पाया जाता है। ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। और दूसरा दिव्य जानवर एक सांप है जो बेहद खतरनाक है। ये दोनों जानवर अपना स्तर 9 तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये जानवर दूसरे जानवरों को मारकर उनकी शक्ति मणियों को हासिल कर लेते हैं, जो जन्म के कुछ वक्त के बाद से ही उनके शरीर में उनके दिल के पास पाई जाती है। लेकिन तब तक एक और शक्ति की लहर कवच से टकराई, लेकिन कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी एक आवाज गूंजी, सर्पों की रानी, मुझे वो मणि दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी एक और शक्ति की लहर गूंजी और एक लड़की की आवाज आई, यह मणि मेरे बच्चे के लिए है, बेशर्म अग्नि ड्रैगन, मैं यह तुझे कभी नहीं दूंगी। और बहुत जल्द मेरा बेटा इस धरती का सबसे ताकतवर दिव्य 5 फनों वाला नाग बनेगा और एक दिन तुझसे मेरा बदला लेगा। भले ही मैं आज जीवित न रहूं, पर मैं तेरे हाथों नहीं मरूंगी। अगर तू जीवित रहना चाहता है तो वापस चला जा। तभी विद्युत बोला, आचार्य, ये नागरानी तो जख्मी है और ये कह रही है कि ये उस फायर ड्रैगन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कैसे हो सकता है आचार्य? तब विद्युत की बात सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, विद्युत, तुम अभी इस दुनिया के दिव्य जानवरों के रहस्य के बारे में नहीं जानते। आज से हजारों वर्ष पूर्व एक योद्धा हुआ करते थे, जो एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अनेकों महान शक्तिशाली तकनीकों का निर्माण किया था, जिनको बनाने में उन्होंने अपनी महान शक्ति का कुछ अंश डाला था। ऐसे 3 महान योद्धा थे जो अपनी शक्ति के मामले में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। उनमें से एक थे अघोरी नाथ शिवा, आदिदेव, जो शक्ति के मामले में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। उन्होंने कुछ खास तकनीकें और शक्तियां बनाई थी, जिन्हें बनाते हुए उन तकनीकों में उन्होंने अपनी शक्ति का एक हिस्सा और प्राकृतिक शक्तियां डाल दी थी। ऐसी ही एक तकनीक तुम्हें मिली है, ब्रह्मचक्र तकनीक। पर तुम्हें इस तकनीक को सीखने और इस पर महारत हासिल करने के लिए 5 मूल तत्वों की शक्ति हासिल करनी होगी। तुम्हारी विद्युत शक्ति से ये अपने पहले स्तर के प्रारंभिक चरण पर रहेगी। हालांकि ये किसी भी मामूली शक्ति अस्त्र से ताकतवर है, पर तुम इससे किसी दूसरे स्तर के योद्धा का मुकाबला तो कर सकते हो। परंतु अगर तुम्हारे सामने कोई तीसरे स्तर का योद्धा आ गया तो तुम बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इस काली पहाड़ी के जंगल में प्राकृतिक शक्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं। यहाँ के वातावरण में तुम्हारी शक्तियाँ बहुत तीव्र गति से बढ़ेंगी। अभी तुम्हारी शक्ति पहले स्तर के तीसरे पड़ाव पर है। मैं इन 6 दिनों में तुम्हारी शक्तियों को दूसरे स्तर पर ले आऊंगा, जिससे तुम मुकाबले में आए योद्धाओं का सामना कर पाओगे। इसलिए अभी तुम इस मुकाबले को देखो। इस सर्प नागिन के पूर्वज उसी महान योद्धा के वंशज हैं और ये फायर ड्रैगन भले ही रहस्यमयी है, लेकिन ये इस दिव्य नागिन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। जब विद्युत ने आचार्य की बात सुनी तो उनकी बात सुनकर विद्युत ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ जब फायर ड्रैगन ने देखा कि सूर्यास्त होने वाला था तो उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। इसलिए उसने गुस्से से एक दहाड़ लगाई और बोला, सर्प नागिन, अब जब तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मान रही हो तो मुझे तुम्हें मार कर ही इस मणि को हासिल करना होगा। फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये कहकर उसने तेज आवाज में कहा, सूरज की शक्ति। जैसे ही उस रहस्यमयी फायर ड्रैगन ने ये शब्द बोला, हवाएं तेज चलने लगी
आसमान में सूरज तेजी से चमकने लगा, जिससे उसके सिर के सींग के बीचों बीच रोशनी का गोला बनने लगा। देखते ही देखते वो गोला एक बड़े नुकीले भाले का रूप लेने लगा। उसके दोनों हाथों से बनी रहस्यमयी सील से लगातार आग की लपटें उस भाले के आगे इकट्ठा होने लगी, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके भाले का अगला हिस्सा मशाल की तरह जल रहा है। जब सर्पों की रानी ने ये देखा तो वो घबरा गई, लेकिन उसने तभी तेज आवाज में कहा, वाहिया ड्रैगन, आज भले ही मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगी कि तू अपनी मौत के लिए तरसेगा। तभी उसने अपने हाथों को उठाकर बोला, जहरीला नाग। और उसके इतना कहते ही वो अपने हाथों से सील बनाने लगी। जैसे जैसे सील बन रही थी, आसपास से सभी जहरीले जानवर जो सर्प जाति के थे वहां आकर अपनी शक्ति से सर्प रानी की मदद करने लगे। ये देखकर आचार्य ने कहा, विद्युत, अपनी सांसों को कुछ वक्त के लिए रोको। ये हमले बहुत ताकतवर हैं। यकीन नहीं आता इसने इस अस्त्र तकनीक का प्रयोग किया है। मुझे अपने कवच को और मजबूत करना होगा, जिससे हम इस जहर का शिकार न हो जाएं। तभी विद्युत बोला, आचार्य, क्या ये फायर ड्रैगन मारा जाएगा? इस पर आचार्य बोले, विद्युत, ये दो शक्तिशाली प्राकृतिक शक्तियां हैं, जिनके प्रयोग के बाद ये जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। साथ ही इस हमले से यहाँ पर पहले और दूसरे स्तर के जानवर मारे जाएंगे। विद्युत को भी महसूस होने लगा कि हवा में एक दुर्गंध फैल रही थी। जब विद्युत ने इसे सूंघा तो उसका दिमाग भी चकराने लगा और उसने अपनी सांस को रोका। आसपास के जानवरों को जब इस शक्तिशाली हमले का आभास हुआ तो वो भी इस हमले से दूर जाने लगे। तभी नागरानी ने एक तेज आवाज के साथ कहा, वाहिया ड्रैगन, आज तुझे पता चलेगा कि एक सर्प रानी का कहर क्या होता है। आज के बाद तू इस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करेगा और मेरा बच्चा एक दिन तुझसे मेरा बदला लेगा। जैसे जैसे सर्प नागिन की शक्ति इकट्ठी हो रही थी, वहाँ एक बड़ा विशाल सांप नजर आने लगा। ये सांप 20 फीट बड़ा था, जो पूरी तरह जहर की शक्तियों से बना था। उसके विशाल मुंह से जहर निकल रहा था। जब वो सांप पूरी तरह तैयार हुआ तो तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। इधर फायर ड्रैगन ने जब अपनी ओर आते इस विशाल हमले को देखा तो वो डर गया और उसने हड़बड़ाते हुए अपना हमला सर्प नागिन पर कर दिया। दोनों हमले तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। इन हमलों के एक दूसरे की ओर बढ़ने पर आकाश में बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। विद्युत ने आज तक ऐसा हमला नहीं देखा था, लेकिन तभी आचार्य का शरीर चमकने लगा और उनका शरीर पूरी तरह से एक सिल्वर आर्मर से ढक गया। तभी आचार्य ने विद्युत से कहा, मेरे पीछे आ जाओ और अपनी सांसें रोक लो। एक पल के बाद विद्युत ने देखा वो सांप उस आग उगलते चमकदार भाले को निगल गया, लेकिन वो भाला भी कम शक्तिशाली नहीं था और वो सांप उस हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए काफी नहीं था। तभी वो हमला जाकर सर्प नाग रानी से टकरा गया और उसके शरीर के आर पार हो गया, जिसके बाद उसके मुंह और शरीर से खून का फव्वारा निकला और सर्प रानी की एक तेज दर्द भरी आवाज निकली। तभी सर्प रानी का हमला उस फायर ड्रैगन से टकराया और उसका शरीर जलने लगा। उसके शरीर के चमकदार स्केल जो उसका कवच था उधड़ने लगे और वो भी दर्द से कराहने लगा। वो दर्द भरी आवाज में बोला, फारियाद सर्प रानी, मैं लौटूंगा और तेरे बच्चे से वो मणि हासिल करूंगा। ये कहकर वो उसी हालत में उड़ता हुआ चला गया। इधर सर्प रानी भी हवा में से नीचे आकर गिरी। वो उस ड्रैगन के हमले से टकराई थी, जिसके कारण आसपास के सारे पौधे सड़ गए। वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो गई। इधर आचार्य के आर्मर पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके बनाए शक्ति कवच पर बहुत सी दरारें नजर आने लगी, जिससे आचार्य के मुंह से भी थोड़ा खून निकला, लेकिन उन्होंने उस कवच को टूटने नहीं दिया। क्या सर्प रानी का अंत हो जाएगा?
वो जगह बर्बाद हो गई तो विद्युत की ट्रेनिंग का क्या होगा? आचार्य के मुंह से खून निकलते देख विद्युत कैसी प्रतिक्रिया देगा? कैसे विद्युत अपनी शक्ति में इजाफा करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यों से भरपूर एक अनदेखी दुनिया की कहानी, ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर।